हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी बच्चों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं नितिन माथुर आज से शुरू करने वाला हूं आपके लिए हिस्ट्री की सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे ग्रुप डी में आने वाली रेलवे के अंदर जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, जैसे आप सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो आप, या फिर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो हिस्ट्री का टॉपिक यहीं से निकलेगा, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो हम शुरू करते हैं। और ये पहली ऐसी वीडियो होगी जो कि आपके लिए बायलैंग्वेज रहने वाली है, मतलब आपकी हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए फायदेमंद है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फायदेमंद है। दोनों में कोई भी किसी भी तरह का आपका मैं भेदभाव नहीं करूँगा, दोनों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और भाषा कोई सी भी हो, पर हिस्ट्री हिस्ट्री रहती है। तो हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को बहुत सिंपल वे में और जिसको जिस तरह से समझ आ सकता है, मैं उस तरह से उनको समझाने का प्रयास करूँ। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। तो ये हिस्ट्री की क्लास होने वाले से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री को जब आप पढ़ोगे, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? इतिहास। ये पता है आपको? तो हिस्ट्री को थोड़ा बहुत आपको थोड़ा बहुत मैं आपको मैनेज करता हुआ चलूंगा, चीज़ें समझाता हुआ चलूंगा। और जहाँ वो चीज़ कन्फ्यूजन लगे, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं वहाँ पर आपको फिर से उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो इससे बिना आपका पेड कोर्स लिए आपको एक अच्छे टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। दूसरी बात, आपके डाउट सॉल्व होंगे। तो आप जो ऑफलाइन में जो काम कर रहे हो वो आपको ऑनलाइन में ही फील आएगा। ठीक है ना? तो कमेंट सेक्शन में जो भी जहाँ भी डाउट है, वहाँ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम। हिस्ट्री को सबसे पहले डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में। डिवाइड क्यों कर रहे हैं सर? डिवाइड करने का कारण है, मतलब विभाजन क्यों कर रहे हैं, हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड क्यों करते हैं? जिससे हम उनकी स्टडी को आसान कर पाए। अगर आप मान लीजिए एक बहुत बड़ी किताब है और उस किताब में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब एक साथ में है, पर मैंने सब एक से मिलाकर रख दिया। मैंने किताब को पूरी की पूरी एक किताब बना दिया और मैंने उसमें पार्टीशन नहीं बनाया कि ये हिस्ट्री का पार्टीशन है, ये बायोलॉजी का, ये फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है। मैंने पार्टीशन नहीं करे, तो आपको कन्फ्यूजन होगा, आपको पढ़ने में भी दिक्कत आएगी। इसलिए हिस्ट्री को समझने के लिए हमने क्या करा, हमने नाम दिया 3। पहला होता है एंशंट, दूसरा था मिडेवल और तीसरा होता है मॉडर्न। इसके मैं हिंदी में बताऊंगा, चिंता मत करिएगा। एंशंट प्राचीन काल, मिडेवल मध्यकाल, और मॉडर्न आज का जो नया युग है उसके बारे में बात होगी। एंशंट में हम पढ़ेंगे जितनी भी सिविलाइजेशन आई है, मतलब आपके जितनी भी घाटी सभ्यता आई है, उन सभ्यताओं का हम इसमें पढ़ेंगे। मिडिवल में जब आप आओगे तो आप पढ़ोगे विजयनगर एम्पायर, अलग अलग तरह के एम्पायर, दिल्ली सल्तनत वगैरह मिडिवल में आप पढ़ोगे। और जब आप मॉडर्न में आओगे तो मॉडर्न में आता है आपका जितने भी नए युग में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होना, पोर्तुगीज, डच, है ना? और इसके अलावा आपके फ्रीडम स्ट्रगल, इसमें गांधी जी, आपके स्वतंत्रता आंदोलन जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट करा, वो गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन करे, कौन कौन सी पार्टियां बनी, ये सब हम समझेंगे। तो हिस्ट्री को हमने डिवाइड करा है एंशंट, मिडिवल और मॉडर्न। आपको याद रखना क्या है? AMM, एंशंट, मिडिवल और मॉडर्न। ठीक है, अब बात करते हैं हम सबसे पहले एंशंट को हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। एंशंट का मतलब होता है प्राचीन काल। तो यहाँ पे प्राचीन काल को जब आप पढ़ोगे ना, सबसे पहले आपको एक नाम याद आएगा, दिखेगा आपको, इसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक, है ना? इसका मतलब क्या होता है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रागैतिहासिक और इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड इंग्लिश में। मतलब बच्चा ऐसा है कि जैसे कि पहले के ज़माने में कुछ हिस्ट्री रही होगी। अब मान लीजिए कोई हिस्ट्री थी, परंतु उसके बारे में कहीं लिखा हुआ एविडेंस नहीं है। जैसे कि आज हमारे इतिहास को जानकारी हमें हमारी रामायण से मिलती है, हमारे वेदों से मिलती है, किस तरह का पहले की सिविलाइजेशन थी, किस तरह के गांवों के अंदर पॉलिटिक्स हुआ करती थी, किस तरह के लोगों को क्या कहा जाता था। इसकी जानकारी हमें वेदों के थ्रू भी मिलती है और आपके रामायण, आपके महाभारत, इनके द्वारा भी मिलती है। पर इससे भी पहले जब कोई रिटर्न, मतलब कोई लिखने, किताब लिखना नहीं जानता था, तब भाषाओं का विकास ही नहीं हुआ था, तब जो पीरियड था जहाँ पे आपका कोई भी हस्तलिखित या फिर लिखित कोई भी रूप में आपकी हिस्ट्री नहीं है, उसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। मतलब ऐसा काल जिसका लिखा होने का कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, तो इसको हमने क्या करा, अलग अलग पार्ट्स में फिर डिवाइड करा। प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागै ऐतिहासिक पीरियड को हमने पैलोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक 3 में अपने डिवाइड करा। कारण क्या है 3 में डिवाइड करने का? तो आप देखोगे जैसे जैसे लोगों का इवोल्यूशन हुआ है, आपको पता चलेगा न्यूलिथिक तक होमो सेपियंस का, जो हमारा होमो सेपियंस कहते हैं ना, साइंटिफिक नेम है हम, जो अपनी इंसानी प्रजाति का है ना। तो न्यूलिथिक तक आते आते जो इंसान के दिमाग में डेवलपमेंट हुआ है, इंसान का इवोल्यूशन हुआ,
तो वो इवोल्यूशन किसके बेसिस पे हुआ, आप देखोगे कि इसमें आप जब भी आप इनका नाम पढ़ोगे हिंदी में तो आपको नाम सुना देगा पाषाण। ये पाषाण का काम क्या है यहाँ पे? तो देखो, सबसे पहले जब इंसान शुरुआत हुई तो इंसान को जो इस्तेमाल कर रहा था वो भाटों का, उसको पता चल चुका था कि भाटे आराम से उपलब्ध है, उसके आसपास भाटे हैं। तो जो भाटे उसको मिले उसने क्या करा, उसने उनका उपयोग करा। पर भाटों का जो साइज था, इस युग में जो भाटे मिले ना, वो बहुत बड़े साइज के थे। पर जैसे जैसे उसका टाइम गुजरता गया, वो मीजोलिथिक में आया। मीजोलिथिक होता है आपका ऐसा काल जिसमें थोड़े थोड़े से कम मतलब छोटा साइज होता है पैलियोलिथिक से। तो वहां पर आए तो उसको मिले छोटे भाटे। और जब न्यूलिथिक में, जब हम नए युग में आ चुके थे, तब हमने देखा कि हमारा भाटों का आकार और छोटा हो चुका है। तो छोटा होना आकार क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि किस तरह का इवोल्यूशन है। ठीक है, अभी हम चलते हैं, इसको हम आगे और समझेंगे, पर हमने आपको पूरा एक ओवरव्यू दिया कि क्या चीज़ क्या है। एंशियंट हिस्ट्री के नोट्स यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से पीपीटी बनाकर लाया हूँ। ठीक है, इस पीपीटी के अंदर जितनी भी आपको चीज़ें दिख रही है इसको आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डाले गए हैं। रीज़न क्या है? देखो, चीज़ें बहुत सारा कंटेंट बहुत सारा होता है, लेकिन क्वेश्चन स्पेसिफिकली एक छोटे से कंटेंट से भी आ जाता है। मतलब एक लिमिटेड अगर आप कंटेंट पढ़ रहे हो और स्मार्ट अप्रोच आपकी है कि आपने जो बार बार रिपीट होता है उन पॉइंट्स को आपने पढ़ा, तो डेफिनेटली आपका सॉल्यूशन और आपका पेपर सॉल्व होगा। और पेपर सॉल्व होगा तो आपका सिलेक्शन होगा। तो बच्चों, सबसे पहली बात हम करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड की। एंशियंट हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, इसको हम कहते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के अंदर प्राचीन इतिहास का टाइप है, कौन सा टाइप हमने देखा? इसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। इस प्रागैतिहासिक काल के भी तीन भाग हमने देखे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। पर जो पैलियोलिथिक एज है इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल। मेसो को मध्य और न्यूलिथिक को नवपाषाण काल कहते हैं। पैलियोलिथिक का समय जो है आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं 250 बीसी से लेकर 250 बीसी से लेकर आपको 250 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक जो वक्त रहा है वो किसका रहा है? 2,500 का 2,500 2,500 बीसी, क्योंकि 2 मिलियन है ना यहाँ पे, 2,500 बीसी, 250 कर दिया, 10,000 बीसी तक जो बीस से रही है यहाँ तक का जो वक्त है वो आपका है पैलियोलिथिक पाषाण काल। एक सेकंड में गेट बंद कर दूं, डिस्ट्रैक्शन के कारण मेरा भी दिमाग छोड़ रहा है। जी, चलिए। तो पैलियोलिथिक का जो टाइम था वो था 250,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक का। 2 मिलियन बीसी आप अगर याद नहीं रहे तो आपको याद रखना है कि 250,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक का जो वक्त था वो था पैलियोलिथिक एज। ठीक है, इसमें आपको जो स्टोन्स देखने को मिलेंगे वो बहुत बड़े साइज के मिलेंगे। ठीक है, इसमें टूल्स जो थे ना आपके, किससे बने हुए थे? आपके टूल्स बने हुए थे। जो टूल्स क्या होते हैं? हथियार। हथियार जो थे ना, हथियार मैं आपको हिंदी में बताते जाऊंगा, वहां से आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, हथियार जो थे ना, हथियार थे आपके क्रूड स्टोन टूल से बने हुए थे। मतलब आपके बाटों से ही बने हुए थे, जैसे हैंड एक्स हो गया, स्क्रैपर्स हो गए, चॉपर्स हो गए। ये चॉपर्स का यूज सब्जी को चॉप करने के लिए काम में लेते थे। और फूड कैसे मिलता था, खाना कैसे मिलता था इनको? तो खाना इनको मिलता था हंटिंग, फिशिंग और गैदरिंग। ठीक है, इस समय तक एग्रीकल्चर और फायर की जो नॉलेज है इनको नहीं थी। अब आ जाती है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का वक्त था 10,000 बीसी से लेकर 8,000 बीसी। तो आपने देखा 10,000 बीसी तक तो यहाँ पर हमने कवर करा। फिर 10,000 बीसी से लेकर 8,000 बीसी तक का वक्त है वो कहलाता है मेसोलिथिक एज या मध्य पाषाण काल। इसमें मैक्रोलिथ्स मतलब छोटे टाइनी स्टोन्स एज कम्पेयर टू पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको छोटा साइज मिलेगा स्टोन्स का। ठीक है, पर यहाँ पर आपको जो सबसे खास चीज मिलती है वो आता है कि मेसोलिथिक एरा में आपको डोमेस्टिकेशन दिखता है। मतलब आपने जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया था। जब हम बात करेंगे मेसोलिथिक की तो वहां पर जानवरों को पालना शुरू हो चुका था। एविडेंस ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग की भी एविडेंस देखने को मिले थे। भीमबेटका केव्स कब की है? मेसोलिथिक। आप मुझे आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, आपने अगर पढ़ रखा है ये बात तो
या फिर आप सर्च कर कर आप क्योंकि क्वेश्चन बना हुआ है आपके एसएससी ने पूछा है, आपके रेलवे में पूछता है कि भीमबेटका जो केव है, भीमबेटका की जो गुफा है वो कहाँ पर उपस्थित है, कहाँ कौन से राज्य में है। इसका उत्तर आप दोगे कौन से स्टेट में है इसके बारे में ना। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज का इसलिए जरूरत हम मानते हैं क्योंकि नियोलिथिक में माना जाता है कि होमो सैपियंस का डेवलपमेंट हो चुका था। ये जो वक्त आता है ना, ये कब की कब तक थी, तो हमने देखा कि आपका पैलोलिथिक जो था ना, पैलोलिथिक था आपके रहे मतलब 250,000 साल से लेकर, एक सेकेंड, 250,000 साल से लेकर कब तक, 10,000 साल तक, बीसी तक क्या था आपका, पैलोलिथिक साइड थी। ठीक है, इसके अलावा 10,000 बीसी से लेकर 8,000 बीसी तक हमारा क्या रहा है, मीजोलिथिक रहा है। 8,000 से लेकर 4,000 तक बीसी तक आपकी क्या रहेगी, न्यूलिथिक साइड। ठीक है, तो 8,000 से 4,000 तक क्या रहेगी, नवपाषाण काल। यहाँ पर एग्रीकल्चर की शुरुआत हो चुकी थी। इसमें पॉटरी एंड पॉलिश स्टोन टूल्स देखने को मिले थे। पॉलिश्ड हो चुके थे, मतलब उनको समझ में आ चुका था कि अगर आप भाटों को धार करके काम में लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं ना। तो तीखे और छोटे जो टूल्स आपको देखने को मिलेंगे स्टोन से बने हुए, वो इस युग में मिलेंगे। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट्स हो चुके थे, लोग अपनी परमानेंट जगह पे रहना स्टार्ट कर देते। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमारे प्री हिस्टोरिक पीरियड खत्म हो गए। अब बात आती है चालकोलिथिक एज, जिसको हम क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण काल। इसको आप देखिएगा तो आप एक बात नोटिस करोगे कि चालकोलिथिक साइड का जो नाम पड़ा है वो किसी ना किसी चीज के ऊपर पड़ा है। आप देखिए यहाँ पर, मुझे आंसर कमेंट में जल्दी से बताइए किस पर पड़ा है। तो आप कहोगे कि चालकोलिथिक का नाम जो है ताम्र, ताम्र अगर इसको हमने हिंदी में पढ़ा तो ताम्र पढ़ा। ताम्र किसको शो करता है, तांबे को, कॉपर। इसको कॉपर एज भी कहा जाता है, आपसे पूछ सकता है कॉपर एज किसको कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं चालकोलिथिक, या फिर इसको हम बोलते हैं ताम्र पाषाण का, इसको बोलते हैं हम कॉपर एज भी कहते हैं। कॉपर एज क्यों, क्योंकि इस समय कॉपर का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका था। इससे एक और क्वेश्चन बनता है बच्चा, क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इस समय, क्योंकि जो आप युग पढ़ोगे ना चालकोलिथिक साइड, चालकोलिथिक एज वाला, ये उस समय का युग है जहाँ पर हड़प्पा की सिविलाइजेशन भी देख, हड़प्पा जो सभ्यता है वो देखना स्टार्ट हो चुकी थी। मोहनजोदड़ो की सभ्यता है वो इसी वक्त की है, इन्हीं के साथ की वक्त की सभ्यता है। तो ताम्रपाषाण काल की सभ्यता है, तो ताम्रपाषाण काल की सभ्यता होने के कारण तो उसमें जो कॉपर है वो यूज होने लग गया था किस चीज के लिए, जहां पर भी किसी तरह का मेटल धातु इस्तेमाल करनी थी तो वह कॉपर इस्तेमाल होता था। सेकंड चीज, इस युग में जानकारी नहीं थी किसी व्यक्ति को लोहे की। आपसे पूछता है कि आयरन की जानकारी इस काल के लोगों को थी, तो नहीं। इस वक्त के लोग, जो इस काल के लोग थे, वो सभी कॉपर का इस्तेमाल करते थे। आयरन, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमको लगता है आयरन आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज होता है, हमको ये दिमाग में सेटल होता है, हम पेपर देने जाते हैं, हमको लगता है क्या ये तो नॉर्मल सी बात है, आयरन की नॉलेज तो होगी उनको, क्योंकि हमको लगता है कि हर चीज़ धातु की शुरुआत ही हम आयरन को समझते हैं हमेशा ना। पर सच्चाई ये थी कि उनको जानकारी नहीं थी, उनको कॉपर की जानकारी थी। कॉपर का इस्तेमाल करते थे वो टूल्स बनाने के लिए। ठीक है, और इस समय के लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। ठीक है, इसके अलावा वो हंटिंग वंटिंग भी करते थे। अब बात आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। आपको मैंने बताया चारगोलिथिक वाला, चारगोलिथिक का जो वक्त है वो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त की ही बात है। जब आप 4,000 से लेकर 10,000 बीसी तक पढ़ोगे, 4,000 से लेकर 4,000 से लेकर 10,000 बीसी तक आप पढ़ोगे, ठीक है, आप नोटिस करोगे कि 4,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक का बीच का जो वक्त है उसमें आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा गया, तो मुझे बताएगा। इंडस रिवर जो थी उसके किनारे थी सिविलाइजेशन, इसलिए इसका नाम पड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है,
इसमें सबसे प्रमुख जो सभ्यता देखी गई है वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा की मैं जब बात करता हूँ तो आपके लिए मैंने कितना अच्छा काम करा देखिए। यहाँ पर मैंने एक तरफ हिंदी में करा इसको, एक तरफ हिंदी करी है हमने कि हिंदी का भी अलग से रहेगा, और एक तरफ इंग्लिश में भी लिखा है ना। तो इससे आपको चीज़ें आसान हो जाएगी, आपके नोट्स बनाना आसान हो जाएंगे। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता, ये कौन से कब तक पाई गई? तो ये 2500 से लेकर 1750 बीसी के बीच में पाई जाने वाली सिविलाइजेशन में से थी। इसकी इम्पॉर्टेंट साइट्स जो थी वो अभी तक जो डिस्कवर गई है, उनका नाम मैं लिखता हूँ। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, जो इम्पॉर्टेंट साइट्स है वो मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। जैसे कि हड़प्पा, हमको पता है हड़प्पा सबसे मेन साइट है। और हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे बसी हुई सिविलाइजेशन है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। देखो, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बट आप एक बार दिमाग को जोड़ डालो, आपको चीज़ नहीं आएगी, आप सोचोगे, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा तो डेफिनेटली आंसर आएगा। तो हड़प्पा अगर आपने लिखा है तो अच्छी बात है, जैसे मैं बोलूँ वैसे लिखो आप जाके। अगर आप नहीं लिख रहे हो तो बाद में आंसर तो बताऊंगा, लेकिन अगर आप पहले सोचकर आपको लगा कि आपको आती चीज़ें, तो आपके लिए चीज़ें समझना, और दूसरी बात आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन कहाँ पर मिली, तो हम इसको याद ऐसे करते हैं कि कौन सी, चलो उसको बताऊंगा। पहले हम थोड़ा सा सभ्यता को देख लेते हैं, फिर इसके अंदर इसमें एक पेज जोड़ दूंगा आपके लिए, वहां से मैं आपको समझा दूंगा ना। ठीक है, तो देखो हड़प्पा सिविलाइजेशन मिली, एक तो मोहनजोदारो मिली, लोथल मिली, कालीबंगा मिली, धोलावीरा मिली। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ से प्रश्न पूछते हैं, और कौन सी जगह पे क्या क्या मिला ये भी पूछता है, तो उसको भी हम समझेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नगर व्यवस्था देखने को मिली। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सभ्यता थी, इस जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें आपके हड़प्पा मोहनजोदड़ो वगैरह मिली, इनमें नगर व्यवस्था देखने को मिली। मतलब जालीनुमा सड़कें थी, निकासी की व्यवस्था थी, अन्नागार था, मतलब अन्न रखने की जगह भी थी। और क्या चाहिए इंसान को? एक सबसे अच्छी टाउन प्लानिंग की, अगर हम अभी के आज के वक्त से भी अच्छी टाउन प्लानिंग अगर देखना चाहे तो आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें इकोनॉमी जो थी ना, बेस्ड एक इस पे बेस्ड थी आपकी एग्रीकल्चर पे, ट्रेड पे, और आपकी सेल्स पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी इकोनॉमी केवल और केवल एक क्लोज इकोनॉमी नहीं थी, ये ओपन इकोनॉमी थी। मतलब आपके बाकी के देशों से भी व्यापार हुआ करता था। ये नहीं था केवल कि अपने एक लिमिटेड लोगों से व्यापार हो रहा, नहीं। पहले के वक्त में भी, सिविलाइजेशन के वक्त में भी, 2500 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 2500 साल के आसपास भी आपका एक देश से दूसरे देश पानी के थ्रू और डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू आदान प्रदान हुआ करता था। तो अपनी ये इस वक्त की इकोनॉमी कैसे हो गई? ओपन इकोनॉमी। ठीक है, और जब मैं बात करता हूँ रिलीजन की, तो मातृ देवी, पशुपति, महादेव, मोहर, ये सब चीजें वहाँ देखने को मिलती है। मंदिर नहीं मिले, स्क्रिप्टेड अनडिसिफर्ड, अभी तक इसके अंदर की आपकी अभी तक वो नहीं हो पाई। लिपि जो मिली है वो लिपियाँ एक तरह से आप ये कह सकते हो कि समझ में आ चुकी है, तो लिखने का लेकिन स्टाइल थोड़ा अलग था इनका। अब बात करते हैं हम हड़प्पा के बारे में। सबसे पहले हड़प्पा को जब आप समझोगे तो आपको पता चलेगा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है और किसने इसकी डिस्कवरी करी है। तो इसकी डिस्कवरी करी गई है दयाराम साहनी थी। और मोहनजोदारो की जो डिस्कवरी करी गई है वो हम इसको याद रखते हैं मौसी। मौसी मतलब मोहनजोदारो, और ऐसा जो आई आ रहा है वो आता है आपके इंडस रिवर, इंडस रिवर के किनारे है आपकी। और हड़प्पा, हड़प्पा है आपकी रवि नदी के किनारे। लोथल एक ऐसी जगह जहाँ पे आपका डॉकयार्ड था, जहाँ से आपका सामान आदान प्रदान होता था बड़े बड़े सिटीज़ वगैरह में, बड़े बड़े अलग अलग कंट्री में। कालीबंगा जो है ये राजस्थान में मिली है। कालीबंगा की खासियत ये थी कि इसको पहले तो सर्च डिस्कवरी किसने करी इसकी? अमरनाथ घोष ने करी। ठीक है, एंड दूसरी बात इसमें थी कि इसमें काले मृदभांड, काले मतलब काले मिट्टी से बने हुए आपके बर्तन देखने को मिले। ठीक है, इसके अलावा अग्नि फायर अल्टार मिले, फायर अल्टार मतलब अग्नि कुंड मिले। और धूलावेरा की मैं बात करूँ, धूलावेरा के अंदर सबसे बड़ी बात आती है कि इनमें जो सिटी जो थे ना, सिटी वो 3 सीटाडल, सीटाडल होता है कि ऊपर नीचे मतलब 3 अलग अलग श्रेणी के लोग जो रहेंगे उनके हिसाब से मिट्टी को ऊपर टीले से बना देते थोड़ा सा ऊंचा,
और एक थोड़ी नीचे साइड होगी, एक थोड़ी और नीचे साइड होगी। तो इस तरह से 3 आपके सीरियल में जो बटी हुई थी वो थी धोलावीरा। ठीक है, तो ये यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना कि हड़प्पा की सिविलाइजेशन की खोज कब हुई थी? 1921 में। ये किसने करी? दयाराम साहनी ने। आप बोलते एक पेज जोड़ दूँ? चलो एक पेज जोड़ दो ना। अपन यहाँ पर थे, एक सेकेंड। पेज जोड़ लेते हैं जो आपको थोड़ा सा आसान लगेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से हम बात करेंगे कुछ, तो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है, हड़प्पा की खोज कब होती है? 1921 में। कौन करते हैं? DR साहनी, दयाराम साहनी। दूसरी बात, हड़प्पा में क्या मिलता है देखने को? हमें मिलती है ग्रेट ग्रीनरी, ग्रेट ग्रीनरी देखने को मिलती है। दूसरी तीसरी चीज, हड़प्पा के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, कि हड़प्पा के अंदर आपको जो सिविलाइजेशन है ये कहाँ मिलती है? किस रिवर के पास में है ये? तो रिवर अगर मैं बात करूँ इसके पास से कौन सी रिवर बहती है, तो आप क्या बोलोगे? रावी रिवर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मोहनजोदारो की। मोहनजोदारो की सबसे बड़ी बात है कि इसको राखलदास एनर्जी, राखलदास राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज करी थी। और मोहनजोदारो जो है ये कहाँ पड़ती है? आगे पड़ती है इंडस रिवर की रिवर के पास में। ठीक है, इसके अलावा लोथल है, लोथल का आप लिख लीजिएगा। लोथल जो है ना, लोथल आपकी डॉकयार्ड सिटी है। इसके अलावा बात करूँ आपके धोलावीरा, 3 सिटाडेल मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब आ जाती है वेद। तो अभी आज की वीडियो में हम बात इतनी ही करेंगे, वेद हम कल से करेंगे। वेद में आपके नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, क्योंकि पार्ट 1 था, तो पार्ट 1 में मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा लंबी क्लास ना करें। मिलते हैं नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।